हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया था आपको, उसी से रिलेटेड लास्ट लेक्चर में जो बताया था उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि कह सकते हैं उस चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए है। जैसे जैसे जो मैंने बताया था कि फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो बनता है 3' to 5' बनता है, मतलब एक पेंटोस शुगर के 3 पोजीशन पे जुड़ा हुआ एक साइड, तो दूसरी वाले की वो 5 साइड पे होगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब कोई न्यूक्लियोटाइड का खुद का फास्फेट खुद के शुगर के 5' पे, जबकि दूसरे के शुगर के 3' पर जुड़ता है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, खुद का फास्फेट खुद के शुगर के 5' से, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिंगर टिप का क्वेश्चन है, एमटीजी फिंगर टिप का ये। ठीक है, एनसीईआरटी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस बुक में, जो कि मैं आपसे कहता हूँ लगाने के लिए अक्सर। हाँ देखो, फास्फेट ग्रुप खुद के 5' एंड दूसरे के 3' पे लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब बसपा से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ती है तब की बात ही चल रही है। ठीक है, मतलब 3' to 5' तो बनता है, मतलब 3 और 5 के बीच तो बनता ही है, लेकिन उसमें भी 5 कौन सा होता है? 5 होता है कोई न्यूक्लियोटाइड का खुद का फास्फेट खुद के शुगर के 5' से जुड़ेगा और दूसरे के 3' से। ठीक, अच्छा। देखो ये जो फिगर दिखाया गया है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ही दिखाया गया है। ठीक, इसमें देखो 1' पर ये फास्फेट खाली रह गया, फास्फेट मोइटी, 1' पे 3' हाइड्रोक्सिल मोइटी खाली रह गई है। ठीक है, डीएनए का बैकबोन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का बना होता है, चूँकि सेम न्यूक्लियोटाइड की शुगर एंड फास्फेट के बीच तो फास्फोईस्टर बॉन्ड होता है, जबकि एक का फास्फेट एंड दूसरे का शुगर हो तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, सेम न्यूक्लियोटाइड के शुगर और फास्फेट के बीच तो बनता है फास्फोईस्टर बॉन्ड, जबकि अगर एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का शुगर हो तो वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये मैंने सब बता ही दिया था आपको डिटेल में। ठीक है, इस तरीके से सब फिगर हो गया। ठीक है, देखो इधर ये देख भी सकते हैं 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से 3' पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरे के यहाँ पे 5 पे होगा। ठीक, सही है। अब जो है ठीक है, बाकी जो इसको समझते हैं अभी डिटेल में। फिगर्स को से तो बस इतना ही पूछा जाएगा, फिगर से ज़्यादा को डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, वही मैं देख रहा था। बाकी आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया तुम्हारा। ठीक, इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज़ एन एडिशनल OH group present at 2' position in the ribose। RNA में क्या होता है कि राइबोस शुगर जो होती है उसकी 2' पोजीशन पर एक एडिशनल OH पाया जाता है, और यही एडिशनल OH डीऑक्सीराइबोस में नहीं पाया जाता है। इसी वजह से उसका नाम डीऑक्सी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हट जाता है तो वो ऑक्सीजन हट जाने से वो OH का वो OH फॉर्म में नहीं रहता है,
तो इसीलिए उसको डीऑक्सी बोल देते हैं फिर, मतलब कि आरएनए में 2' पोजीशन पर OH एडिशनल होता है। ठीक है, आल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ द थायमिन, पहले बता चुके हैं कि पिरिमिडीन में थायमिन की जगह पर आरएनए क्या होता है, यूरेसिल। इम्पोर्टेंट बात यह है कि थायमिन का एक दूसरा नाम होता है 5-मेथाइल यूरेसिल। याद कैसे रखें, देखो थायमिन में जो आपके 7 लेटर है, यूरेसिल में 6 लेटर है। ध्यान रखें ऐसे ध्यान रखें कि यूरेसिल में किसी एक पोजीशन में मिथाइल ग्रुप 5, मतलब किसी एक 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा करके उसको थायमिन के बराबर बनाया जाता है। ये याद रखने के लिए ये चीज़ कि कन्फ्यूजन ना हो कि 5-मेथाइल यूरेसिल को थायमिन कहते हैं या फिर 5-मेथाइल थायमिन को यूरेसिल बोलते हैं, इसलिए ये बताया तरीका। ठीक है, यूरेसिल में कम लेटर है, थायमिन में ज़्यादा है, तो यूरेसिल थायमिन की बराबरी करने के लिए 5' पर मिथाइल जोड़ लेता है। बराबरी का मतलब ये नहीं कि अब तुम ये भी गिनो कि CH3 तो ज़्यादा हो गई, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ऐसा नहीं, याद रखने के लिए। अनदर केमिकल नेम फॉर थायमिन, थायमिन का दूसरा केमिकल नेम है ये। ठीक है, तो 5-मेथाइल एक ऑप्शन में दिया जाए, ये दोनों केमिकल ही नेम है, ध्यान रखना। थायमिन दिया जाए तो 5-मेथाइल यूरेसिल एक ही चीज़ है दोनों। ठीक अब जो है आगे देखते हैं। देखो ये देखो थायमिन एंड 5-मेथाइल यूरेसिल दोनों ही केमिकल नेम होते हैं, लिखाई हुई है NCERT में। ठीक है, थोड़े अच्छे पॉइंट हैं इसलिए ध्यान नहीं आता इतनी जल्दी से, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। देखो दैट इज 5' पर फास्फोरस वाइट है, बल्कि 3' पर फ्री वॉच होता है, ये सब मैं बता ही चुका हूँ पहले। ठीक है, अब आ जाते हैं। DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रीडरिश मार्शल इन 1869। मतलब इनके कहने का मतलब है कि ये बात 1869 में फ्रीडरिश मार्शल ने पहचानी। क्या बात, कि DNA जो है न्यूक्लियस में एक एसिडिक सब्सटेंस के रूप में पाया जाता। मतलब इन्होंने ये नहीं पहचाना कि वो DNA है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि भाई न्यूक्लियस में कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी रखने वाला कोई सब्सटेंस तो होता है, और उसको इन्होंने पहचाना कि वो सब्सटेंस कोई एक एसिडिक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस में। इन्होंने ये नहीं पहचान पाए थे कि वो DNA है, RNA प्रोटीन है, क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ इतना इन्होंने बता दिया कि भाई न्यूक्लियस में कुछ खट्टा खट्टा सा है, मतलब कुछ एसिडिक सब्सटेंस है। फ्रीडरिच मार्शल इन 1869। ठीक है, फ्रीडरिच मार्शल, देखो दोनों में CH आ रहा है, मतलब चाचा आ रहा है, तो मतलब DNA अचार दोनों ही एसिडिक नेचर, दोनों खट्टे खट्टे होते हैं ना। सो अचार चा 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 मतलब CH, 2 बार अचार देते DNA को पहचानने वाले नाम में एसिडिक केमिकल या एसिडिक सब्सटेंस के रूप में पहचाना। एसिडिक केमिकल क्या, इसको सब्सटेंस ही बोलो, NCERT के अकॉर्डिंग बोलो, बिल्कुल हर चीज़ तो ज़्यादा बढ़िया है क्या यार। ठीक है, 1869 ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन, और उन्होंने इसका नाम दिया न्यूक्लिन। ध्यान रखना, न्यूक्लिन, न्यू अलग करो, क्लीन अलग करो। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, अब जितना टेक्नोलॉजी आज डेवलप है, कहाँ 1869 1869 की बात चल रही, तब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप तो थी नहीं। तो जो है टेक्निकल लिमिटेशन ये थी कि इतने बड़े लॉन्ग पॉलीमर को कैसे अलग किया जाए, तो दी इल्यू इंटैक्ट मतलब उस अखंड को। ठीक है, तो दी इलूसिडेशन विवरण ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ DNA का रिमाइंड इलूसिव फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर के बारे में जो विवरण था वो ऐसे ही बहुत दिन तक ऐसे ही रहा, कोई नहीं पहचान पाया वेरी लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, कि क्या स्ट्रक्चर रहती है होती है। इट वॉज ओनली इन 1953, 1953 था कि पहली बार दैट कि जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉटसन एक अलग साइंटिस्ट है, फ्रांसिस क्रिक एक अलग साइंटिस्ट, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बेस्ड ऑन एक्सरे रिफ्लेक्शन डाटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, और 2 साइंटिस्ट जिन्होंने
एक्सरे डिफ्लेक्शन डाटा दिया था किन्होंने, मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। इन दोनों लोगों के एक्सरे डिफ्लेक्शन डाटा को यूज किया किन दोनों ने, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। मतलब एक्सरे डिफ्लेक्शन डाटा किसने दिया था, मॉरिस विल्किन रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। ठीक। और इस एक्सरे डिफ्लेक्शन डाटा को यूज किया किसने, जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक ने। अब यूज करके उन्होंने प्रपोज कर दिया ये वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल। सिंपल तो था लेकिन फेमस बहुत ज़्यादा हुआ। डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि भैया डीएनए की स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिक्स के फॉर्म में होती है। हेलिक्स जानते हो ना, एक दूसरे लपटा लपटा लपटे लपटे रस्सियाँ हों, डबल हेलिक्स के रूप में होते हैं। वन ऑफ दी हॉलमार्क्स, हॉलमार्क का मतलब होता है बहुप्रमाणित। ठीक है, तो वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ द प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन दी टू स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पूछा जाए कि हॉलमार्क क्या था, इनके प्रपोजिशन का हॉलमार्क क्या था, तो मेन इनका हॉलमार्क था ये दो स्टैंड के बीच में बेस की पेयरिंग हो रही थी, वो हॉलमार्क था मेनली। वो हॉलमार्क था। ठीक है, हॉलमार्क क्या था पूछा जा सकता है कि जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक का जो मॉडल था डबल हेलिक्स मॉडल, उसका हॉलमार्क क्या था, तो हॉलमार्क क्या था, बेस पेयरिंग था बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाउएवर दिस प्रपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारगाफ। इरविन लिखा है, ठीक है, ई बना है, ERWIN, इरविन चारगाफ। तो इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन पर भी ये आधारित था। कौन, डबल हेलिक्स मॉडल। वो क्या ऑब्जर्वेशन था, दैट फॉर ए डबल स्ट्रैंड डीएनए, इरविन चारगाफ ने एक जो है अपने को ऑब्जर्वेशन दिया था। उन्होंने कहा कि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए, उन्होंने कहा कि डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए दिया इन्होंने, ये ध्यान रखना, डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए ये रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट रहता है एंड इक्वल टू 1 रहता है। मतलब क्या हुआ, रेशियो बिटवीन एडेनिन थाइमिन का मतलब हुआ A/T एंड और ग्वानिन एंड साइटोसिन मतलब ग्वानिन बटे साइटोसिन कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 1। ये बोला था इन्होंने, ध्यान रखना। इसको मैं कई तरीके से बता दूंगा, क्वेश्चन भी आते हैं कई तरीके से, लेकिन आपके नीट एग्जाम में कोशिश ये रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहेंगे किसी तरीके से इतने ही ब्रैकेट पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा घुमा करके। ठीक है, ऑप्शन बनाए जाएंगे घुमा घुमा करके, लेकिन रियल में एनसीईआरटी से अगर बाहर जाएं तो कई तरीके से बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में जिस हिसाब से बोला गया है, चार का आपने इतना बोला था, तो इससे ही ज़्यादा पूछ जाएंगे। देखो ऑप्शन कैसे दे सकता है, A/T=G/C, ये भी हो जाएगा चार का आपका ऑब्जर्वेशन। A/T=1 कर देगा, केवल A/T=1 कर देगा, वो भी चार का आपका ऑब्जर्वेशन करके बता देगा हूँ कितने तरीका दे सकता है, जिस बात को उन्होंने बोला था उसको कितने तरीके लिख सकते हैं। A/T=G/C, ये भी इरविन चार का आपका ऑब्जर्वेशन है। एक ऐसे भी लिख सकता है A/T=1, ये भी है। एक ऐसे लिख सकता है G/C=1, ठीक है, ये भी है। और कैसे लिख सकता है, और एक तो ये जो लिखा हुआ है भाई, ये भी लिख सकता है। और कैसे लिख सकता है, अब देखो इसी को हम उल्टा करके लिख सकते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं T/A=G/C, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है C/G=1, ये भी लिख सकता है। ठीक है, बात तो वही है ना, कोई अंतर थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, और तरीके से भी, और इसको देखो ऐसे भी लिख सकता है T/, ये तो कर लिया, इधर का C/G रहने दिया, ऐसे भी। और भी A/T, लेकिन इधर का C/G कर दिया। ठीक है, ठीक है।
ये तमाम तरीके बना सकता है। अब देखो एक तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक अपना ट्रिक है, एजी कट। ऐसे ध्यान रखना कि जैसे कोई पत्नी अपने पति से बोल रही है कि एजी कट, क्या अरे एजी काटो ना, अरे काटो का मतलब जैसे कुछ हस्बैंड जो है मदद कराते हैं रसोई में अपनी पत्नी की, तो वो कहीं सोच में डूबा हुआ है, तो खाना बनाने की जल्दी है, तो पत्नी अपने पति से बोले कि एजी कट, एजी काटो ना, तो एजी कट ये सब का ध्यान रखना। इसमें जब एजी कट हम बोलते हैं तो शुरू के हो जाते हैं प्यूरिन डीएनए में, ठीक, डीएनए की बात चल रही है, और बाद के तो हो जाते हैं पिरिमिडीन। अब एक बात तो इससे हमें ये ध्यान रखती है कि शुरू को तो प्यूरिन है, बाद के तो पिरिमिडीन है। दूसरी बात, ये वो तरीके होते हैं कि कितना भी प्रेशराइज कंडीशन हो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, छोटी गलतियों की वजह से। दूसरा ये है कि कौन किससे बॉन्ड बनाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे इसी में। तो देखो बीच बीच वाले से बनाते हैं बॉन्ड ये, और किनारे किनारे वाले से बनाते हैं। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है, कौन से वाले मजबूत होते हैं, मतलब कौन कहाँ डबल बनता है कहाँ ट्रिपल बनता है। तो देखो ये बीच में है ना, बीच में रहेंगे तो एकदम मजबूत है, ऐसे बंधे रहेंगे। तो जी और सी के बीच बनता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ट्रिपल बॉन्ड मत बोलो, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बोलो। और ए और टी के बीच बनते हैं डबल, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इजी कट ध्यान रखो, बीच वाले आपस में बॉन्ड बनाते हैं, मजबूत वाला ट्रिपल, किनारे वाले डबल बनाते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें ध्यान रहेंगी इससे। अब एरिगन चारगाफ के रूल को, इस रूल को अलग से एनसीईआरटी के बाहर जाएँ तो इसे चारगाफ बेस इक्विवेलेंट रूल भी बोलते हैं। जैसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, प्यूरिन्स अपॉन पिरिमिडिन्स इक्वल टू 1। अरे भाई ए अपॉन टी इक्वल टू 1 कर रहे हैं तो ए क्या है, प्यूरिन ही तो है, टी क्या है, पिरिमिडिन ही तो है। तो ए अपॉन टी बराबर 1 तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, प्यूरिन अपॉन पिरिमिडिन बराबर 1, पूछा भी जा सकता है। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्यूरिन्स को सम कर लो, ए प्लस जी अपॉन पिरिमिडिन का सम कर लो, तो समझ गए ना, एकदम से पहचान लो। ए जी कट में शुरू वाले प्यूरिन है, बाद वाले पिरिमिडिन है, तो प्यूरिन्स का सम अपॉन पिरिमिडिन का सम इक्वल टू 1। उसको भी कई तरीके से ऐसी कॉम्बिनेशन बना लेना, इसको एक बार ऊपर कर लेना, एक बार नीचे कर लेना, इक्वल टू 1 ही तो है, कोई असर थोड़ी पड़ेगा। मतलब एक बार लिख लेना सी प्लस टी अपॉन ए प्लस जी इक्वल टू 1। अब प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स एक ले लो या टोटल, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या चारगाफ बेस इक्विवेलेंट रूल भी बोलते हैं भाई, मैंने अभी बताया था। अब देखो इससे बहुत सारे तरीके बन जाएंगे मैथ में, अगर हम चले जाएँ तो देखो बहुत सारे तरीके बन जाएंगे। तो अभी यहाँ तक मैंने बताया था कि ए अपॉन टी इक्वल टू जी अपॉन सी, इसको देखो और भी बना सकते हैं। जैसे मैथ के एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो काम एक साइड कर रहे हैं वो काम दूसरी साइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इधर हम +1 कर दें तो इधर भी +1 कर लें। अब देखो क्या बन जाएगा, +1 करने से क्या हो जाएगा, इधर टी हो जाएगा और इधर ए प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। और देखो इधर सी, ये तो एलसीएम लेना तो जानते हैं, बट एक करके कर लेना, ठीक है। सी अरे करके बता दे रहा हूँ, अपॉन 1 कर सकते हैं, सी जी प्लस 1 सी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको और उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, टी अपॉन ए प्लस टी सी अपॉन जी प्लस टी। और भी और तमाम तरीके बना लोगे। ऐसे एक तरीका और भी बना सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे ए अपॉन टी अब बराबर जी अपॉन सी है, इसे दोनों तरफ -1 कर दो। अब देखो और बन जाएगा टी ए माइनस टी बराबर सी जी माइनस सी, ठीक है। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, टी अपॉन ए माइनस टी तो सी बटे जी माइनस सी। तमाम तरीके बन जाएंगे, सब के सब एरिगन चारगाफ का ऑब्जर्वेशन है, ठीक। डबल स्टैंड डीएनए के लिए होता है, लेकिन ये ध्यान रखना सिंगल स्टैंड डीएनए के लिए नहीं होता है। हाल फिलहाल वैसे पूछा यहीं से जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
द बेस पेयरिंग कन्फर्स, मतलब बेस पेयरिंग होना जो है वो कन्फर्स करता है, मतलब प्रदान कराता है ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए जो बेस पेयरिंग है बहुत वो क्या कराता है, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी प्रदान कराता है, क्योंकि हॉलमार्क भैया यही है, हॉलमार्क भी तो बेस पेयरिंग है, तो यूनिक प्रॉपर्टी तो देगा ही देगा। अरे भाई किसी का हॉलमार्क, जैसे कोई चीज़ असली होती है, जैसे मान लो सूर्या टूथ पाउडर ही है, उसका एक कोई अपना एक हॉलमार्क होता है, होलोग्राम या कुछ हॉलमार्क टाइप का, तो उसकी पहचान होती है ना, तो वो कहते हैं कि भाई इसी हॉलमार्क को देख के लें। कोई अगर लोकल चलने लगता है उससे रिलेटेड, तो इस उसको क्या है, उसकी यूनिक प्रॉपर्टी तो यूनिक प्रॉपर्टी बेस पेयरिंग है, क्योंकि वो हॉलमार्क ही वही है। दे आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। कौन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो होती नहीं दो, वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कहलाती हैं। एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑन स्टैंड इज नॉन, तो इसलिए हमें अगर एक स्टैंड का में बेसिस का सीक्वेंस पता है, देन द सीक्वेंस इन द अदर स्टैंड कैन बी प्रेडिक्टेड, तो हम दूसरे स्टैंड में बेस का सीक्वेंस क्या होगा वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखो साथ का साथ आपको बताते चलता हूँ। जैसे मान लो इस तरीके से मान लो, जैसे यहाँ ए है, ठीक है, जैसे यहाँ ए है, और मैंने बताया था क्या रूल, ये ध्यान रखो कि ए जी कट जी सी से जुड़ेगा, ए टी से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ए है, फिर यहाँ ये जी एस मान लो, तो ये ए इस तरीके से, अगर हम इसका ये पता है तो हम इस पर इधर बना सकते हैं। हम जानते हैं कि ये टी से जुड़ेगा होगा, या टी बनाएंगे या सी बनाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। और ए और टी के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, और ये डबल बॉन्ड नहीं कह सकते, दो हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं, ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्टैंड में हमें अगर पता हो बेस, तो हम दूसरे में बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, also if each strand from a DNA let us call it as parental DNA। एक स्टैंड को अगर हम पेरेंटल डीएनए बोल दें तो एक्ट एज ए टेम्पलेट, जो कि टेम्पलेट की तरह काम करेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ ए न्यू स्टैंड, दूसरे स्टैंड को बनाने के लिए। क्यों भैया, एक स्टैंड को हम देख करके दूसरे कम्प्लीमेंट्री के हिसाब से बना दे रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि वो एक पेरेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसको देख कर ही तो बना रहे हैं टू डबल स्टैंड डीएनए। Let us call them as daughter DNA, thus produced would be identical to the parental DNA। ठीक है, वो बिल्कुल पेरेंटल डीएनए के आइडेंटिकल होगा। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकेम वेरी क्लियर। और इसी वजह से, मतलब इसी जानकारी की वजह से, इम्प्लीकेशंस मतलब जानकारी, इसी जानकारी की वजह से जो है डीएनए, किसी जानकारी की वजह से जो है इसकी स्ट्रक्चर मतलब वेरी क्लियर हमें समझ में आ गई। मतलब इस स्ट्रक्चर की जो जेनेटिक इम्प्लीकेशन जानकारियाँ थी डीएनए की, वो क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, टू डबल स्टैंड डीएनए का मतलब भाई एक पेरेंटल वाला था, दूसरा डॉटर बन के तैयार हो गया। ठीक है, वैसे एक बात बताएं, टू डबल स्टैंड डीएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे इस तरीके से ये पेरेंटल डीएनए था, ठीक है, एक मान लो इसका स्टैंड यहाँ आ गया ऐसे करके, एक इधर आ गया, तो इसके एक से कम्प्लीमेंट्री वजह दूसरा बन के तैयार हो गया, और इस वाले से दूसरा इधर बन के तैयार हो गया, तो ये एक से दो बन के तैयार हो गए ना, तो डॉटर दो हो गए ना, एक डबल स्टैंड ये और एक डबल स्टैंड ये हो गया। तो डबल स्टैंड का मतलब टू का मतलब ये दोनों डॉटर की बात कर रहे हैं, डॉटर डीएनए की। ठीक है,
द सैलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलोज। ये बहुत ज़्यादा जानकारी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है कंपटीशन में। तो कौन कौन से सैलेंट फीचर होते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का आर एज फॉलोज। पहला क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मिलकर के बना होता, हम जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते चले आए हैं। वेयर द बैकबोन इज कंटिन्यूड बाई शुगर फास्फेट, पहले ही पढ़ चुके हैं यहीं में। ये बैकबोन किसकी बनी हुई थी, एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस, अरे याद के लिए एसपी तो पुलिस डिपार्टमेंट का बैकबोन रीढ़ की हड्डी शुगर फास्फेट। एट द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और जो क्षार होते हैं अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ध्यान रखना अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ना कि बाहर की तरफ। बाहर की तरफ थोड़ी करेंगे भाई, अंदर की तरफ ही तो करते हैं। जैसे मान लीजिए समझाने के लिए ये तो स्टैंड है, ऐसे थोड़ी तो समझाने के लिए मैं सीधे बना लिया, ठीक है। तो बेस पेयर ऐसे अंदर की तरफ ही तो प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर इनके बीच ये बॉन्ड बन जाता है, डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल। ऐसे थोड़ी कर रहे हैं कि ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वैसे ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं सैलेंट फीचर में क्या है। दूसरा फीचर क्या है, द टू चेन्स, जो दोनों चेन्स होते हैं, मतलब दोनों स्टैंड जो होते हैं, चेन के लो स्टैंड बोलते हो, हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का क्या मतलब, इट मीन्स इफ वन चेन हैज द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे एक पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी तो दूसरी की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। ये समझाने के लिए ना सीधा सीधा ही बना रहा हूँ हर बार, ठीक है। जहाँ जरूरत होगी उससे वो हाँ देख लेंगे। जैसे एक की 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो एक की 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, तो एक दूसरे से 180 डिग्री पर ये हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे मान लो, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो इसका उल्टा होगा ना जस्ट, इसलिए एंटी पैरेलल बोलते हैं। और ऐसा होता है कि ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो वो पैरेलल कहलाता है। ये एंटी पैरेलल है इसका, 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंटी पैरेलल होगा बनने से, ठीक है। अगर है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तीसरा फीचर क्या है, द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड। बेसिस होते हैं ना, क्षार होते हैं 2 स्ट्रैंड के, वो पेयर्ड के किए जाते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब शॉर्ट में बोलते हैं एच बॉन्ड्स, फॉर्मिंग बेस पेयर्स। अब ये 2 बेस आपस में जब जुड़ जाएंगे तो पेयर बन जाएगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उनके बीच आ गया तो पेयर बन गया ना, तो इसलिए बेस पेयर्स बोलने लगते हैं। इसलिए डबल स्टैंड में बेस पेयर टर्म यूज करते हैं, समझ में आया। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन, मैं बता ही चुका हूँ अच्छे से, एजी कट वाले तरीके से, ठीक है। मतलब एडेनिन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, किनारे किनारे वाले, ध्यान करो एजी कट में, फ्रॉम द अपोजिट स्टैंड से, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब हुआ ये भी बताते हैं। वाइस वर्सा का मतलब होता है उस और उसी तरीके से ठीक उल्टा। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस स्टैंड का ए है तो इस स्टैंड का ए है, ऐसे ध्यान रखो, इस स्टैंड का ए है, इसके टी से बनाएगा, तो फिर इसका ए इसके टी से बनाएगा कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है वाइस वर्सा का मतलब, इसका ए इसके टी से, इसका ए इसके टी से। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इससे होगा ना। सिमिलरली guanine is bonded with the cytosine with the 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन्स कम्स अपोजिट टू द pyrimidines। इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये प्यूरिन्स pyrimidines के सामने ही आ रहा है, चाहे आप करके देख लो, ठीक है। ए जी कट, अरे जी और सी के सामने आ रहा है तो जी क्या है, एक ग्वानिन क्या है, एक प्यूरिन्स है, और साइटोसिन क्या है, pyrimidines है, तो यहाँ भी प्यूरिन pyrimidine के सामने आएगा। यहाँ पे जब हम कहते हैं कि एडेनिन थायमिन के साथ बना, तो एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, थायमिन क्या है, pyrimidine है, तो यहाँ भी तो प्यूरिन pyrimidine के सामने आया। तो इसकी इस वजह से क्या होता है कि दिस जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस, और इस वजह से ना क्या होता है, लगभग
एक समान दूरी बनती है बिटवीन द टू स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स के दो स्ट्रैंड के बीच। इसी वजह से ये रीजन है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा से रीजन यहाँ से बन सकता है कि दो स्ट्रैंड के पहले स्टेटमेंट में लिखा कि दो स्ट्रैंड के बीच जो है अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहती है। दूसरे स्टेटमेंट में लिख देगा कि प्यूरेंस पिरामिडियन से करता है और पिरामिडियन प्यूरेंस से, ठीक है। ठीक, यही वजह होती है। देखो इस बात को आपको फील कर पाता हूँ, मतलब दिखा करके देखो। जैसे एक बात मैंने आपको बताई थी, प्यूरिन्स क्या होती हैं, दो रिंग वाले होते हैं। पिरामिडियंस क्या होते हैं, सिंगल रिंग वाले होते हैं। तो देखो इधर मान लो प्यूरिन्स है, ये है यहाँ, ठीक है। तो ये दो रिंग वाले हैं, तो ये दो रिंग वाले इस तरीके से हो गई। और पिरामिडियंस मतलब टी है जो एक रिंग वाला है, तो एक रिंग वाला है, तो इस तरीके से ये मान लो। दोबारा देख लो इसको समझाने के लिए। जैसे मान लो ये है, ये दो रिंग वाला है, और थाइमिन जो है ये एक रिंग वाला है, ये इस तरीके जुड़ गए, ठीक है। फिर जो है क्या है, प्यूरिन पिरामिडियंस का। अब मान लो इसका टी है, इसका ये है, तो टी इसका एक रिंग वाला है, इसका दो रिंग वाला। देखो आप ध्यान से देखो कि दूरी दोनों की बराबर ही तो होगी। क्यों, देखो इसमें देखो तो दो सर्कल आ रहे हैं एक समान, एक स्क्वायर आ रहा है, और इधर भी देखा तो एक स्क्वायर आता है, दो सर्कल आ रहा है, तो ये डिस्टेंस तो सब बराबर ही होगी ना। मतलब दो सर्कल का डायमीटर और एक स्क्वायर का साइड लेंथ, ऐसे ही था, दो सर्कल का डायमीटर एक स्क्वायर की साइड लेंथ। तो इस वजह से क्या होता है, ये डिस्टेंस लगभग बराबर रहती है। फील हो रहा है ना। समझाने के लिए कार्टून डायग्राम ले लिया। The two chains are coiled in a right-handed fashion। ये ध्यान रखना। देखो सुनो, डीएनए कई प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, तमाम तरह के। केवल जेड डीएनए ही ऐसा होता है जो कि लेफ्ट हैंडेड होता है। ऐसे ध्यान रखा। जेबिंदा नाम का कोई आपका फ्रेंड है, ठीक, तो जेबिंदा नाम का कोई फ्रेंड है, तो जेबिंदा मतलब जेड से उसका नाम का स्पेलिंग स्टार्ट होती है। तो ऐसे ध्यान रखो, जेबिंदा नाम की जो आपकी फ्रेंड थी वो लेफ्ट हैंडेड थी, ठीक है, बाएं हाथ से करती थी मोस्टली काम। बस जेड डीएनए बस लेफ्ट हैंडेड होता है, बाकी जितने भी डीएनए होते हैं सब राइट हैंडेड होते हैं। हमारे सिलेबस में कौन सा डीएनए जिसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये बी डीएनए है। इसलिए अंडरस्टूड है कि हम जो है कुछ फीचर जो है जैसे डायमीटर वगैरह है, बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस वगैरह, पिच है, ये सब अलग अलग होते हैं। तो सबसे इसमें जो फीचर जो बताए गए हैं आगे पेज पे बताए जाएंगे, वो बी डीएनए के बताए गए, तो ये बी डीएनए है। वैसे भी जेड डीएनए को छोड़कर सब राइट हैंडेड होते हैं, तो ये हमारा बी डीएनए भी क्या हुआ, राइट हैंडेड है। तो अंडरस्टूड है, इसलिए उन्होंने सीधा करके इसी को सोचते हुए बता दिया। उसने बताया कि द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन, कि जो दो चेन जो है आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन में, ठीक है। भाई मैं तरीका लिखना, चूँकि बी मतलब बी, हम बी डीएनए पढ़ते हैं, बी डीएनए पढ़ते हैं, ये वाला बी अलग है। हम चूँकि बी डीएनए पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, जेड डीएनए बस लेफ्ट हैंडेड होता है, चूँकि जेबिंदा लेफ्ट हैंडेड थी, बाकी सभी टाइप ऑफ डीएनए राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है। ठीक, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। अच्छा, पिच जानते हो क्या होता है? जैसे आप किसी स्क्रू गेज से कोई स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्क्रू का हम एक बार अगर पूरा चक्कर उसका कर दें घुमाने में, ठीक है, मतलब उसके एंगल को 360 डिग्री पर 2 पाई रेडियन पर पूरा अगर घुमा दें,
तो उतना घुमाने में वो स्क्रू जितना आगे बढ़ जाता है कसते समय, या फिर जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज एक चक्कर घुमाने में जितना वो स्क्रू खुल जाता है, जितना लंबाई में खुल जाता है, वो लंबाई जो तय करता है वही पिच कहलाती है। ठीक है ना। अरे ये तो सब जानते हैं ना, बोल्ट वगैरह ये सब स्क्रू गेज वगैरह कसे होंगे ना। ठीक है, देखिए मैंने बना के तैयार कर दिया कि स्क्रू आपका ठीक है, स्क्रू गेज बना करके तैयार कर दिया। अब इससे ये कस रहे हैं तो इसको ये इस तरीके से ये एक चक्कर जब तक ये करेगा, कसने के लिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं। बस इंक वाला अपना मार्कर होता है, इसका उल्टा होता है, ये कसा जाता है, ये कसा नहीं जाता है सीधे तरफ, ये कसा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि बाकी चीज़ें सब जो है कसी जाती हैं क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से ये क्लॉकवाइज कसा जा रहा है। तो जब कसा जा रहा है तो जितनी दूरी आगे ये बढ़ेगा, जब कसा जा रहा है तो आगे बढ़ेगा, ये कहीं भी जो लगाया जा रहा होगा, तो जितनी दूरी ये आगे ऐसे करके चल जाएगा, यही इसकी पिच कहलाएगी। ठीक है, PITCH इसे कहते हैं पिच। अब चूँकि DNA भी इसी तरीके से ऐसा करके घुमा हुआ ये तो होता है। ठीक है, इस तरीके से घुमा हुआ ये तो होता है। तो इस तरीके से जब ये घुमा हुआ होता है तो दरअसल एक पिच में 10 बेस पेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पिच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में क्या होती है, नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। अब ये तो रिलेशन तो जानते ही होगे ना। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक, मतलब नैनोमीटर बड़ी है एंगस्ट्रॉम से, तो इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी। तो पिच को चाहे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल दो, मतलब 34 एंगस्ट्रॉम बोल दो, या फिर 3.4 नैनोमीटर। ए नैनोमीटर इज 1 मिलियंथ ऑफ ए मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर है। तो 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगा, 1/10⁹ 10⁹ का मतलब होता है 1 बिलियन, 1 अरबवा हिस्सा, एक का 1 अरबवा हिस्सा है। ठीक है, एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर, रफली होते हैं ये नहीं एग्जैक्ट 10 बेस पेयर होते हैं, रफली 10 बेस पेयर हो जाते हैं इन ईच टर्न। टर्न का वही मतलब, अब पिच का मतलब तो यही हो गया, एक टर्न में वो जितना आगे बढ़ गया। लेकिन हम अगर टर्न के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो टर्न के रेस्पेक्ट में बोलेंगे एक टर्न में कितना, तब भी हम वही बोलेंगे 3.4 नैनोमीटर। पिच की लंबाई 3.4 नैनोमीटर। मतलब कहने का मतलब चाहे एक टर्न में पूछा जाए कितने बेस पेयर हैं तब बोलेंगे रफली 10 बेस पेयर, यहाँ पे पूछा जाए एक पिच में कितने 10 बेस पेयर तब भी बोलेंगे कि मुझे पिच बोला जा रहा है, तो उसे रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि जितना वो स्क्रू आगे बढ़ जाता है, वो आगे बढ़ा है तो वो उसके दरअसल स्क्रू गेज के एक चक्कर पूरा करने की वजह से ही तो आगे बढ़ा है। तो चाहे पूछा जाए कि जो पिच में कितने बेस पेयर होते हैं तब भी रफली 10 बेस पेयर बताना, या फिर एक टर्न में कितने तब भी 10 बेस पेयर बताना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सब हो गया यहाँ पे अच्छे से। कंसेक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। रटने की कौन सी जरूरत है, ये तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं ना। चूँकि जब 3.4 नैनोमीटर में 10 बेस पेयर आ पा रहे हैं, मतलब यूनिटरी मेथड से निकालेंगे 10 बेस पेयर होते हैं 3.4 नैनोमीटर में, इसलिए एक एक मतलब बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी 0.34 नैनोमीटर, सिंपल सी बात है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी अजीब है बट ऐसे ही रटे रहे हैं। दरअसल यहाँ एक ही स्टैंड की
पास के 2 बेसिस को मिला करके बेस पेयर बोल दिया है, लेकिन थोड़ा ऑड सा लग रहा है। ये बेस पेयर बोल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक फुल टर्न 360 डिग्री घूमने में पेन जितना आगे बढ़ जाता है उसी पिच के आते, सब बता ही दिया मैंने आपको डिटेल में। 5वां पॉइंट का है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स में। मतलब एक बेस पेयर का जो प्लेन होता है एक दूसरे के ऊपर चट्टी लगाता जाता है, ऐसा करके एक दूसरे के ऊपर रखता चला जाता है। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिक्स स्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब है कि एक तो हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड देती है, और इसके अलावा ये जो चट्टी लगती नहीं बेस पेयर की एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होते चले जाते हैं, पाइल अप होते एक दूसरे के, ये भी जो है स्टेबिलिटी प्रदान करा रहा है हेलिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है। और ऐसे ध्यान रखना सिंपल सी कि 2 रस्सी एक दूसरे में से अगर लपटी पड़ी है, इमठी पड़ी है, तो उनके बीच आपस में अगर चिपके होंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जितना अच्छा होगा वो स्टेबिलिटी कराएगा उनको अच्छे से, तभी चिपके रहेंगे, ठीक है। वही मैंने देखो यहाँ लिखा था, डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को 2 चीज़ें स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड में, दूसरा बेस पेयर का एक दूसरे के ऊपर चट्टी बनाना, मतलब पाइल अप होना, ओके। देखो ये दिखाई दे रहा है, एडेनिन थाइमिन से बना रहा है बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन से। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक। ये भी समझ लो फिर। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, कैन यू फाइंड आउट द वाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड डीएनए रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। वो मैंने बता दिया आपको, फिर भी आप थ्योरी में समझ लो। देखो, चूँकि प्रत्येक स्ट्रैंड से अल्टरनेट में प्यूरिन और पिरिमिडिन अटैच्ड होते हैं, एंड वी नो दैट प्यूरिन्स में 2 रिंग होती है, पिरिमिडिन्स में 1 रिंग होती है। दैट इज प्यूरिन का साइज बड़ा होगा या पिरिमिडिन का साइज छोटा होगा। इसी कारण दोनों स्ट्रैंड के बीच डिस्टेंस लगभग सेम होती है। सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको करके बता दिया था, 2 सर्किल और 1 स्क्वायर का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। द प्रपोजिशन ऑफ a double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary। ये कह रहे हैं कि जो प्रपोजिशन हुआ नहीं था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का, और इसकी सिंप्लिसिटी जो थी एक्सप्लेन करने के लिए जेनेटिक इम्प्लीकेशन को, तो ये बात जो हो गई ना, बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी रूप से रेवोल्यूशनरी हो गई। वेरी सुन, बहुत जल्दी ही फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज कर दिया था सेंट्रल डोगमा। ध्यान से, सेंट्रल डोगमा केवल अकेले फ्रांसिस क्रिक ने ही प्रपोज किया था, इसमें जो है दूसरे वाले नहीं आए थे, जेम्स वाटसन, ठीक है। इसमें केवल फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया था इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच स्टेट दैट ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है डीएनए से लेकर आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन तक। बस सेंट्रल डोगमा बस यही बताता है, ठीक है, कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो डीएनए से आरएनए में जाती है, फिर आरएनए से प्रोटीन में जाती है। वो सिंपली यही बताता है सेंट्रल डोगमा। देखो इस फिगर में हिसाब से, इस हिसाब से बताता है। डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन हो गया, फिर डीएनए से आरएनए बनना, खासतौर से स्पेशली मैसेंजर आरएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन हो गया। बस ये पूरी प्रोसेस सेंट्रल डोगमा कहलाती है। ये एनसीईआरटी से बात है, थोड़ा याद रख लेना। रेप्लिकेशन में मैग्नीशियम आयन यूज होता है, ट्रांसक्रिप्शन में मैग्नीशियम आयन यूज होता है, बट ट्रांसलेशन में पोटेशियम आयन यूज होता है। तो मैंने क्रमशः से ध्यान रखता हूँ, मांग के सेंट्रल डोगमा कैसे बनाया, लोगों से पैसा मांग के, याद रखने के लिए ये सब चीज़ मांग के, मतलब मैग्नीशियम और पोटेशियम क्रमशः यूज होते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में। बात करता हूँ, कभी रटने की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक। अब
ये देखो थोड़ा सेल डिवीजन क्या मैंने नोट कर लिया, ये याद रख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। काइनेटिक वो जो होता नहीं, जो मैं बता रहा था कि कमर पर बेल्ट जो है वो मीठा पर स्टेज पर ही बनता है, ठीक है। क्योंकि वही इससे अगली स्टेज में तो उसका काम आना है ना, तो यहीं पर ही बन जाता है, जिससे कि स्पिंडल फाइबर इसमें आकर अटैच भी हो जाते हैं मेटाफेज पर ही। तो मेटाफेज पर सबसे पहले ये बन जाता होगा, उसके बाद स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते होंगे, फिर एनाफेज आने पर जो है और माइटोसिस या म्यूसिस सेकंड होगी तो क्रोमेटिड एक दूसरे एक मतलब पोल्स पर अलग अलग खींच ले जाते हैं। या म्यूसिस फर्स्ट की एनाफेज होगी, मतलब एनाफेज फर्स्ट होगी तो एक क्रोमोसोम एक पोल पर, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पर, इस तरीके से खींच लिए जाते हैं, ठीक है। काइनेटिक और में स्पिंडल फाइबर फंसा करके। अब देखो इसका ये फिगर देख लो, डीएनए डबल हेलिक्स, ये देख लगभग 4, 4, 8 और 10 मैंने लगभग 10 लेकर के 34 एंगस्ट्रॉम कर दिया। 34 एंगस्ट्रॉम मतलब 3.4 नैनोमीटर। एक्जियल राइज भी क्या बोलेंगे, 3.4 एंगस्ट्रॉम, लेकिन ये एक्जियल राइज का मतलब क्या है, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी, एक्जियल राइज, ठीक है। और 36 डिग्री घुमाने पर जितना घूम रहा होगा, 360 डिग्री घुमाने पर जितना घूम रहा होगा वो क्या है, वो तो पिच है। और 36 डिग्री घुमाने पर जितना घूम रहा होगा वो एक्जियल राइज है। ध्यान से बीडीएनए के लिए डायमीटर केवल जो 20 एंगस्ट्रॉम लिया है वो बीडीएनए के लिए, इसलिए 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है, लेकिन अनसर्टेन दिया नहीं, यहाँ पे याद रखना चाहो रख लो, ठीक है। रख ही लो, क्या जा रहा है, याद रहेगा 20 एंगस्ट्रॉम। देखो डबल स्टैंडर्ड पॉलीमरिक चेन दिखाया गया है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो सब जैसा कि कहते थे शुगर फास्फेट की बैकबोन होती है सब, देखो शुगर फास्फेट की बैकबोन है, फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर। ये देखो अंदर की तरफ, देखो ATTA GC CG, ऐसी तो करके तो मैं बता रहा था आपको कि एक बार इसका ए ले लिया टी, फिर इसका टी ले लिया, फिर ए आगे और बनाता तो जिसका जी, इसका सी, सी इसका जी, ठीक है, ठीक। बाकी जो है चलो यहाँ तक खत्म कर देते हैं, इतना 2 लाइन है। इन सम वायरसेस में द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। ये बोल रहे हैं कि जैसा कि सेंट्रल डोग्मा में फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो फ्लो करती है वो डीएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन करती है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ वायरसेस में इन्फॉर्मेशन जस्ट उल्टी बहती है, दैट इज फ्रॉम आरएनए से डीएनए की तरफ बहती है। कैन यू सजेस्ट ए सिंपल नेम ऑफ दिस प्रोसेस? बिल्कुल। अभी अब डीएनए से आरएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तो आरएनए से डीएनए बनेगा, उल्टा बोल दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पूछते उसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कह रहे हैं कि भैया कुछ वायरसेस में इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में जाकर उसको उल्टा घूमती है, आरएनए से डीएनए में जाती है। तब आप इस प्रोसेस का क्या नाम दोगे? तो हम जानते हैं कि जो डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए से डीएनए बनने को बोल देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसका उल्टा, रिवर्स में उल्टा। सिंपल है ना, आ गया बहुत खत्म। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। इस ऑसम सेशन पूरी एनर्जी लग रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो कि रिवाइज भी नाम मात्र का करना पड़ेगा आपको, एक बार में सब चीज़ ध्यान रह पाएंगी, शायद ही कोई करता होगा। इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।